माई सेल्फ डॉक्टर दीपा स्वामी। आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और आपने उसमें देखा होगा कि हमने फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट के अलग अलग टॉपिक्स लिए हैं। अब हम फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत ही प्यारा सा और इफेक्टिव टॉपिक लेंगे जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, डेट इज़ प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। जब हम घर को या हमारे वर्क प्लेस को डेकोरेट करते हैं, जब हम उनको सजाते हैं, जब हम ये चाहते हैं कि कोई हमारे घर आए तो हमारा घर बहुत ही प्यारा और सुंदर दिखे, आने के बाद व्यक्ति को अच्छा लगे, तो उसके लिए हम प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइंस का यूज़ करते हैं। अगर आप इंटीरियर डेकोरेटर बनना चाहते हैं, यदि आप आपके एमए एमएससी में फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट लेना चाहते हैं, तो श्योरली यू विल लर्न अबाउट द इंटीरियर डेकोरेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द डिज़ाइन, जिससे कि आप अपने आप को या अपने जो वर्किंग एरिया है उसको बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। देयर आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइंस। द प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन डिस्क्राइब द वेज एंड आर्टिस्ट यूज डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन इन ए कॉम्पोजिशन। हमने पहले एलिमेंट्स ऑफ आर्ट पढ़े। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट को यूज़ करना प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन होता है, जिससे आपका जो एरिया है वह सुंदर दिखाई दे और इस तरीके से आर्टिस्टिक वे में वर्क को करें कि आपको देखने वाले की नज़र वहाँ पे ठहर जाए। दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस में 5 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज बैलेंस, सेकेंड एम्फेसिस, रिदम, प्रपोर्शन एंड लास्टली इज हार्मोनी। इन 5 पॉइंट्स को टुगेदर एक साथ यूज करने पे प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन होती है और उन सबको एक साथ यूज करने पे सिस्टमैटिकली चीज़ें अरेंज होती हैं, सिस्टमैटिकली वर्क हमारा दिखाई देता है और वर्क हमारा दिखाई देता है जो हमें आंखों से सुंदर दिखाई देता है। बैलेंस को 2 भागों में बांटा गया है, डेट इज सिमेट्रिकल बैलेंस और एसिमेट्रिकल बैलेंस, और हार्मोनी अर्जित की जाती है यूनिटी एंड वैरायटी के थ्रू। अब हम हर प्रिंसिपल को 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल इज बैलेंस। ऑब्जेक्ट इज इक्वल वेट एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यदि हम किसी चीज को सेंटर में बना रखें तो उस सेंटर के इक्वल डिस्टेंस पे वस्तुएं रखी जाती हैं जो कि दिखने में वर्चुअल एज वेल एज दिखाई देने में इक्वल डिस्टेंस पे रखी जाती है। दैट इज नोन एज द बैलेंस। ऑब्जेक्ट इज अनइक्वल वेट, देन प्लेस हैवियर वेट नियर द सेंटर एंड लाइट एज फार। यदि अगर इक्वल चीज़ें रखी जा रही है जो कि दिखने में वेट इक्वल हो, ना कि हम उसका वजन की बात कर रहे हैं, हम टैक्टिकल वेट की बात कर रहे हैं। दिखने में यदि वजन इक्वल हो तो उन्हें क्या करना चाहिए, एक साथ एक स्पेस पे रखना चाहिए। यदि हैवियर ऑब्जेक्ट को करा जाए तो हैवियर ऑब्जेक्ट पहले रखना चाहिए और जो लाइट ऑब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, इससे कि दिखने में बैलेंस दिखाई देता है। Bright color object should be near and dull color object should be away from the center. These are the basic point to make the balance in any object in any decoration. There are 2 types of the balance. First is the symmetrical balance. भगवान ने बहुत ही अच्छा symmetrical balance का example दिया है, human body. Symmetrical balance में यदि human body को horizontally vertically इस तरीके से कट करा जाए तो हमारी बॉडी का हाफ पार्ट और हमारी बॉडी का इस तरफ का हार्ड पार्ट इक्वली दिखाई देता है, तो वह होता है सिमेट्रिकल बैलेंस। सिमेट्रिकल बैलेंस कैन बी डिस्क्राइब एज हैवी इक्वल वेट एंड इक्वल साइड सेंट्रली प्लेस्ड फ्रॉम। कहने का मतलब है यदि आप कोई चीज़ डेकोरेट कर रहे हैं तो उसके बीच का एक सेंटर निकाल लें। सेंटर निकालने के बाद में सेम कलर, सेम साइज, बिल्कुल सेम एक आर्टिकल इस तरफ रखें, एक आर्टिकल इस तरफ रखें, तो वो क्या होगा, सिमेट्रिकल बैलेंस कहलाएगा। इट में ऑल्सो बी रिफर्ड एज द फॉर्मल बैलेंस। सिमेट्रिकल बैलेंस का अनदर नेम है, डेट इज फॉर्मल बैलेंस। व्हेन द एलिमेंट आर अरेंज इक्वली ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंटर एक्सिस इज रिजल्ट द बायलैटरल सिमेट्री। द एक्सिस में बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली। हमने ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, हमने ह्यूमन बॉडी को किस तरीके से करा वर्टिकली, पर हम जब डेकोरेशन की बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि एक्सिस हो सकता है हॉरिजॉन्टली हो सकता है वर्टिकली हो। डेकोरेशन में हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक्सिस लेते हैं, तब उसको हम फॉर्मल बैलेंस कहते हैं। ईच साइड फ्रॉम द सेंटर आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स
दो वस्तुएं लेंगे आप सेंटर से जो सेम टू सेम होगी, आइडेंटिकल होगी, आइडेंटिकल अगर वस्तुएं को सेंटर से बीच साइड में रखेंगे, दैट इज नोन एज दी फॉर्मल बैलेंस. फॉर्मल बैलेंस इज क्वाइट dignified and give the sense of presence. It should be used in लार्ज नंबर. जब बहुत सारी क्वांटिटी में वस्तुओं का यूज किया जाता है तब हम सिमेट्रिकल बैलेंस की बात करते हैं. दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सिमेट्रिकल बैलेंस. अगर इसको डायरेक्टली कट करेंगे तो क्या होगा, हाफ इसका एरिया और हाफ इसका एरिया बिल्कुल सिमेट्रिकल है. सेम हम इसकी बात करेंगे, अगर हम इसको भी वर्टिकली कट करेंगे तो हाफ इधर आइडेंटिकल और इसका आइडेंटिकल, दोनों तरफ लैंप लगे हुए हैं और दोनों लैंप सेम साइज, सेम कलर, सेम डिजाइन के हैं. चूंकि सेम साइज, सेम कलर, सेम डिजाइन के हैं, दैट इज आइडेंटिकल बैलेंस. तो अगर हम इस वॉल को हाफ कट करके देखेंगे, वर्टिकली हाफ कट करके देखेंगे, तो राइट साइड और लेफ्ट साइड का एरिया क्या होगा, सेम होगा. चूंकि वो राइट साइड का एरिया और लेफ्ट साइड का एरिया सेम हो रहा है तो दैट इज नोन एज दी वर्टिकल बैलेंस. वर्टिकल बैलेंस की बात हम बात करते हैं, असिमेट्रिकल बैलेंस की, नॉन फॉर्मल बैलेंस की. असिमेट्रिकल बैलेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी इनफॉर्मल बैलेंस. इट इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू अचीव देन दी फॉर्मल बैलेंस. इनफॉर्मल बैलेंस को अचीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है बनिस्बत फॉर्मल बैलेंस के. इट इन्वॉल्व्स प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ वे दैट विल अलाउ ऑब्जेक्ट ऑफ वेरीफाइंग विजुअल वेट. Remember it, visual weight to balance one another around the center point. हम बिल्कुल आइडेंटिकल चीजें यूज नहीं कर रहे हैं बैलेंस में. चूंकि हम इसमें आइडेंटिकल चीजें यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमें विजुअल देखने पे हम किसी दीवार को जब हम डेकोरेशन देखते हैं तो हमें दिखाई देना चाहिए कि हाँ, सेंटर से लेफ्ट साइड की एक्सिस या सेंटर से राइट साइड की एक्सिस दोनों में इक्वल वेट की चीजें रखी हुई हैं, दिखाई दे. ठीक है. इट जस्ट मीन दैट देयर इज नो मिरर इमेज. इन फॉर्मल बैलेंस में हमने क्या देखा था कि उसमें एक दूसरे की, क्योंकि वो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं तो एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज रखी हुई. इसमें क्या है, दे आर नॉट कीपिंग दी मिरर इमेज, दे आर इमेज, दे आर यूजिंग दी ओनली एंड ओनली दी विजुअल इमेज. The term, however, is usually used to describe a kind of balance that does not really or symmetrical, क्योंकि वो symmetrical है नहीं, symmetrical नहीं है, इसलिए तो हम उसको asymmetrical balance कह रहे हैं. It is more suitable and offer the great opportunity and variety of arrangement. Remember it, symmetrical balance में identical चीजें यूज की जाती है. चूंकि उसमें identical चीजें यूज की जाती है तो उसके अंदर जो वैरायटी डेकोरेशन के लिए यूज होती है वह लिमिटेड होती है. बनिस्बत हम जब एसिमेट्रिकल बैलेंस की बात करते हैं, इनफॉर्मल बैलेंस की बात करते हैं, तो उसके अंदर जो वैरायटी और अपॉर्चुनिटी हमें डेकोरेशन के मिलती है वह कंपैरेटिवली इंक्रीज हो जाती है. इट शुड बी यूज्ड इन स्मॉल रूम रेदर देन द बिग रूम. This is an example and of the asymmetrical balance. Visually, if you are seeing in this diagram, इसमें लैंप रखा हुआ है और फ्लावर वास रखा हुआ है. दो चीजें बिल्कुल सेंटर टेलीफोन से, एक इस तरफ रखी हुई राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में रखी हुई है. दिखाई देने में हालांकि ये चीजें आइडेंटिकल नहीं है, परंतु अगर इसको देखेंगे, विजुअली हम देख रहे हैं, विजुअली देखने पे हमें यह बैलेंस दिखाई दे रही है, हमें दिखने में सुंदर दिखाई दे रही है, बैलेंस दिखाई दे रही है. बैलेंस कब दिखाई दे रही है, जब ये जो लैंप और जो फ्लावर वास है वह आइडेंटिकल नहीं है, उनका विजुअल वेट जो है वह इक्वल होता है, सेम इसमें हो रहा है. सोफा इस तरफ भी रखा हुआ है, सोफा इस तरफ भी रखा हुआ है, लॉन्ग सोफा रखा हुआ है और शॉर्ट सोफा रखा हुआ है. दोनों आइडेंटिकल नहीं है परंतु दोनों का विजुअल वेट जो है वह सेम होता है. एम्फेसिस, it is a center of interest on the most important thing of the arrangement. आप यदि चाहते हैं आपके रूम में, आपके घर में आते ही व्यक्ति को उस पर्टिकुलर चीज पे निगाह पड़े तो आप उसे बोलेंगे एम्फेसिस. आप उसको फोकस करेंगे तो आप उसे बोलेंगे एम्फेसिस. एम्फेसिस क्रिएट द फोकल पॉइंट इन डिजाइन कंपोजिशन. इट इज हाउ वी ब्रिंग अटेंशन टू व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इट.
It emphasis helps to rather determine the most important information on your display and allow them to interpret the message faster. कभी आप मैसेज किसी चीज को देना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको बोल्ड दिखाते हैं, बड़ा करके दिखाते हैं. इसी तरह जब हम डेकोरेशन की बात करते हैं तो डेकोरेशन में भी हम किसी चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं तो हम क्या करते हैं, उस चीज को बोल्ड और एम्फेसिस करके दिखाते हैं ताकि वह एकदम से आई कैचिंग हो, एकदम से दिखाई देती है, हम हमारी फोकस उसी में पड़े कि हाँ यह वस्तु है कमरे के अंदर जो हमें देखनी चाहिए. This process of arranging is visual element on a composition according to their order of importance emphasis is called as visual hierarchy. इसका कहने का मतलब ये है कि आप कमरे का अरेंजमेंट कर रहे हैं तो इस तरीके से कमरे का अरेंजमेंट करना चाहिए कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज आप दिखाना चाहते हैं वो सबसे फोकल होनी चाहिए, फिर जो आप कम दिखाना चाहते हैं उसको पीछे रखिए, और आप बिल्कुल नहीं दिखाना चाहते हैं, बिल्कुल कम दिखाना चाहते हैं, लोगों की निगाह ना पड़े उसके ऊपर, तो आप उस चीज को थोड़ा सा और पीछे रखिए. एम्फेसिस कैन बी डन थ्रू ग्रुपिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट. आप किसी भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स सेम काइंड के होते हैं उनको एक साथ करके एक जगह पे इकट्ठा करके रख दें तो आप एम्फेसिस ऑब्टेन कर सकते हैं. थ्रू द कलर कॉन्ट्रैक्ट, लाइट डार्क का शेड, सेम शेड की कोई भी कलर होता है, मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम को यूज़ कर लें, और मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम को यूज़ करके आप पूरे कमरे में कलर का यूज़ करें, एनी कलर को यूज़ करें तो वो आप उसके थ्रू एम्फेसिस यूज़ कर सकते हैं. या फिर आप कलर को कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज़ करके कर सकते हैं, डेकोरेशन करके कर सकते हैं. पूरे एक एरिया में पीछे की वॉल पूरी प्लेन हो और आगे की तरफ एकदम एक छोटा सा आर्टिकल, बड़ा सा आर्टिकल रख दे, तो प्लेन वॉल के आगे अगर आर्टिकल रखा जाएगा तो क्या होगा, वह दिखाई देना एकदम से एम्फेसिस होता है. लाइंस के थ्रू करते हैं, बोल्डनेस के थ्रू करते हैं, ब्राइटनेस के थ्रू करते हैं, स्पेशल विजुअल इफेक्ट के थ्रू करते हैं. स्पेशल विजुअल इफेक्ट कैसे करते हैं, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपने, एक पर्टिकुलर आर्टिकल आपने रख रखा है, उसके ऊपर एकदम से स्पॉटलाइट डालेंगे. स्पॉटलाइट डालेंगे तो बाकी की जो चीज़ें होंगी वह थोड़ी सी ढक जाती हैं, और जो स्पॉटलाइट वाला जो आर्टिकल है वह एकदम से दिखाई देना चाहता है, लग जाता है. तो डेट इज आपने कि उसके अंदर एम्फेसिस, उसके अंदर इंपॉर्टेंस आपको ऑब्जेक्ट को दी है तो वह एकदम से विजुअली अट्रैक्ट करती है. बॉर्डर के थ्रू दे सकते हैं. एड मोर नेगेटिव और पॉजिटिव स्पेस, यानी कि आप बहुत सारी खाली जगह छोड़ दें और उसके अंदर एकदम से एक पर्टिकुलर आर्टिकल रखें. तो खाली जगह है बहुत सारी, तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर आर्टिकल रखेंगे तो वो ज़्यादा इम्फेटिकली दिखाई देगा. लाइट के थ्रू कर सकते हैं, लाइट के थ्रू नहीं करके तो शेडो के थ्रू कर सकते हैं. एम्फेसिस करने के वन एंड वन बहुत सारे तरीके हैं, जितने सारे तरीके आप यूज़ कर सकते हैं अपनी पर्टिकुलर चीज़ को दिखाने के लिए, पर्टिकुलर उसको बताने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए एम्फेसिस कर सकते हैं. इसमें आप देखेंगे पिक्चर में कि जैसे ही ड्राइंग रूम में एंटर हुए, एम्फेसिस इज ऑन दी लैंप, एकदम से लैंप दिखाई देता है. डेट इज एम्फेसिस. आपने बाकी चीजें पे कहीं आपका ध्यान नहीं गया, आपका ध्यान कहाँ जा रहा है, आपका ध्यान लैंप के ऊपर जा रहा है. सेम कंडीशन है कि इन्होंने लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन दिया है. दीवार जो है रेड कलर की है, बाकी सारे न्यूट्रल कलर्स को यूज करें. ध्यान कहाँ जा रहा है, पूरा का पूरा वॉल के ऊपर जा रहा है, वॉल के ऊपर पेंटिंग के ऊपर जा रहा है. तो इन्होंने इस तरीके से वॉल को एम्फेसिस दिया है. एम्फेसिस आप आर्टिकल को भी दे सकते हैं, आप एम्फेसिस वॉल को भी दे सकते हैं, आप एम्फेसिस किसी भी चीज को दे सकते हैं. एम्फेसिस वह होता है कि जिसमें आपको रूम के अंदर एंटर होते ही आपकी आई कैचिंग हो उस पर्टिकुलर आर्टिकल पर. दैट इज एम्फेसिस. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिदम. रिदम इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ द मूवमेंट. जैसे हम एक डायरेक्शन में एक तरीके से काम करते रह जाए विदाउट एनी मूवमेंट, हमारी आंखों पे किसी भी तरह का प्रेशर या हमारी आंखों में किसी भी तरह की रुकावट का अनुभव नहीं हो. आप इधर से देखना चालू करें तो आप दीवार के लास्ट तक देखते जाए विदाउट एनी रुकावट, तो आप बिना किसी रुकावट के देखते रहेंगे उसको, तो वो बोलते हैं उस डायरेक्शन को बोलते हैं हम रिदम. रिदम से हम एम्फेसिस भी कर सकते हैं, रिदम से हम बैलेंस भी कर सकते हैं. इट सजेस्ट ए ग्रेसफुल एनर्जी टू दी आर्टिकल. द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन दैट रेफर्स टू द रेगुलर रिपीटिशन. रिदम में किसी भी चीज का क्या होता है, रेगुलरली फिक्स टाइम पे, इंटरवल पे रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट ऑफ आर्ट टू प्रोड्यूस एंड लुक फील द मूवमेंट. मूवमेंट को फील कराने के लिए
एलिमेंट ऑफ आर्ट आपने देखे थे, बहुत सारे एलिमेंट्स ऑफ आर्ट होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट का रिपीटिशन होता है। फॉर एन एग्जांपल आप पेपर वॉल में देखेंगे, वॉल पेपर में इस तरह की लाइनिंग देख रखी, कर्व लाइन दे रखी है, कर्व लाइन पूरी वॉल पर है, तो रिदम क्या हो रहा है, हमारी आइस यहाँ से चल रही है और एकदम से नॉन स्टॉप चलती जा रही है, दैट इज रिदम विद द रिपीटिशन ऑफ द लाइन। ठीक है ना, यहाँ जा रही है, कर्व लाइन जा रही, तो क्या है, रिपीटिशन ऑफ द लाइन। इट ऑफन अचीव थ्रू द केयरफुल प्लेसमेंट ऑफ रिपीटेड कंपोनेंट्स विच इनवाइट्स द विजुअली आई टू जंप रैपिडली एंड ग्लाइड स्मूथ फ्रॉम द वन टू द नेक्स्ट। हमारी आंखों को किसी भी तरह की एक प्रोडक्ट से दूसरे आर्टिकल की तरफ देखने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम या किसी भी तरह की रुकावट का अनुभव नहीं होना चाहिए, दैट इज द रिदम। Rhythm can be achieved through repetition, progression, continuous of the line movement, radiation, opposition and transition। तो इन पॉइंट्स में से किसी भी एक पॉइंट का या कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स का यूज करके आप रिदम को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, लाइंस कर्व लाइन को यूज किया गया है, कर्व लाइन रिपीटेडली यूज हो रही है, कर्व लाइन रिपीटेडली यूज हो रही है तो रिदम हो रहा है। इसमें ये एक होटल का पिक्चर है, इस होटल के पिक्चर में रिदम को लाइनिंग के थ्रू, हॉरिजॉन्टल लाइनिंग के थ्रू एंड वर्टिकल लाइंस के थ्रू प्लस लैंप्स के थ्रू रिपीटेडली यूज हो रहा है। हमारी आंखों को किसी भी तरह की रुकावट का अनुभव नहीं हो रहा है, हमें देखने में बहुत ही कंफर्टेबल और अच्छा लग रहा है। इस तरीके से आप रिदम का यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि इस पिक्चर में तो फ्लोर पे भी कर्व लाइन का यूज किया गया है, कर्व लाइन रिपीटेडली यूज हो रही है। सेम इस तरफ भी कर्व लाइन, सर्कल लाइन का यूज किया गया है, सर्कुलेट लाइन का यूज करके इन्होंने हार्मोनी को यूज कराया, हार्मोनी को बनाया गया। प्रपोर्शन, स्केल रिफर टू द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू द अनदर ऑब्जेक्ट एंड अनदर होल। प्रपोर्शन होता है कि आप एक बहुत बड़ी खूबसूरत सी दीवार है और इसमें आप इतना सा आर्टिकल रख देंगे, दैट इज नॉट द प्रपोर्शनेट। आपका साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिलेशन टू दी अनदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में जो साइज होती है उसका रिलेशनशिप जो होता है दैट इज कॉल्ड एज दी प्रोपोर्शनेट। यदि बड़ी दीवार है तो आपको बड़ा आर्टिकल लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। छोटी दीवार है तो आपको छोटा आर्टिकल लगाना पड़ेगा। बड़ी दीवार पे छोटा आर्टिकल इन प्रोपोर्शनेट होगा, छोटी दीवार पे बड़ा आर्टिकल इन प्रोपोर्शनेट होगा। प्रोपोर्शनेट रिलेटेड टू द साइज ऑफ डिजाइन एंड रिलेशन टू द हाइट विड्थ ऑफ द एरिया विच इज प्लेस्ड। जहां आप उस आर्टिकल को रख रहे हैं उसकी हाइट और विड्थ दोनों की दोनों देखी जाती हैं। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है प्रोपोर्शनेट का। छोटा लंबी दीवार है, लंबी दीवार पे पिक्चर्स का प्लेसमेंट है, पिक्चर का प्लेसमेंट इस तरीके से दिखाया गया है कि यह वस्तु प्रोपोर्शनेट या डेकोरेशन रूम का प्रोपोर्शनेट होता है। हार्मोनी मीन्स कि आपने एक वैरायटी की चीजें एक साथ रखी है। अगर आपने कोई मिट्टी के आर्टिकल लिए हैं तो मिट्टी के आर्टिकल ही उस एरिया में दिखाई देने चाहिए, है ना। अगर आपने ट्रेडिशनल आर्टिकल रखे तो उस एरिया में केवल ट्रेडिशनल आर्टिकल ही रखेंगे, उस ट्रेडिशनल आर्ट के साथ में मॉडर्न आर्ट नहीं चल पाएगी। जब हम इंटीरियर डेकोरेशन की बात करते हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा, कभी भी हम एक प्रिंसिपल ऑफ आर्ट नहीं लेते हैं, हम सभी प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स का यूज़ करके, सभी प्रिंसिपल ऑफ आर्ट का काम में लेके हम डेकोरेशन को कर सकते हैं। यदि आप सोचें कि आप केवल एम्फेसिस को यूज़ करके आप कमरे को कर सके तो दैट इज़ इम्पॉसिबल। कमरे को डेकोरेट करने के लिए या वर्क प्लेस को डेकोरेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें कॉम्बिनेशन ऑफ डिज़ाइन, प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइंस का यूज़ करना पड़ता है। और जैसे ही आप इसका डिज़ाइन का यूज़ करेंगे तभी आप सक्सेसफुल डिज़ाइनर बन सकते हैं।